11 जनवरी, वक्त 8 बजे। शादान इधर आओ। सबरीज की बेहद संजीदा आवाज़ से शादान ने अपनी जगह से मुड़कर उसे देखा। वो उससे नजरें चुरा रहा था, हत्ता कि हंसला से भी। सबरीज काफ़ी देर से ये सब नोट कर रहा था और उससे बिलाहे शादान को बुला लिया था। शादान होश लबों पर जुबान फेर कर रह गया। मैं आऊँ? वो मैं? उससे बेख्तियार कोई बहाना तलाश करना चाहो। तुम आ जाओ चुपचाप, वरना मेरे पास लोग हैं, वो तुम्हें उठाकर यहाँ ला सकते हैं। वो हनूस संजीदा था। शादान के गले में गिल्टी उबर कर मधुम हुई। सुल्तान उसे मुस्कुराते नसों से देख रहा था। हसन ने बाकायदा तमाम दांतों की नुमाइश की थी, जिसके बदले में शादान ने इंतहाई मासूमी और शराफत का मुजाहरा करते हुए उसके पैर पर पैर चढ़ा दिया। बूट का जोर और फर्श की कंकरियां उस पे हसन सुल्तान की चीखें। सही कहा है, कुछ लोगों को उनके अमाल की सजा जिंदगी में ही मिल जाती है। जगहें अब तब्दील हो गई थीं। दीवार के साथ टेक लगाए बैठे सबरीज के साथ शादान आकर बैठा था। वो दोनों अव्वल तो यहाँ वहाँ की बातें करते रहे थे, जिसकी शुरुआत सबरीज की तरफ से होती थी। शादान हन्नूस कंफ्यूज था। इस सर्दी में उसे ठंडे पसीने छूट रहे थे। भाग क्यों रहे हो मुझसे? थोड़ी देर बाद उससे बराह रास्त सवाल किया था। गहरी बुरी आंखें शादान की आंखों पर जमी थी। वो तुम्हारी बहन है, वल्लाह मुझे नहीं पता था। तो मेरी बहन है तो क्या हुआ? हर लड़की किसी न किसी मर्द की बेटी बहन तो होती है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर उसके बारे में कुछ गलत कहते तो मैं तुम्हें छोड़ देता? वो हद से ज्यादा संजीदा था। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए इस वक्त मेरे सामने बैठे मेरी बहन की बात कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उससे देख लेता। तुम्हें लगता है मैं इतना बेगैरत हूं कि प्लान की खातिर तुमसे अपनी बहन को डिस्कस करता रहा? शादान लब काटते हुए खामोश रहा। उसकी शर्मिंदगी कुछ कम हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी मदम आवाज सुनाई दी। मैं उसके लिए सीरियस हूँ, वफादार भी, बेहतरीन बनने की कोशिश भी करूंगा। मैंने इतने साल अगर तुम में कुछ देखा है तो वो रिश्तों को लेकर तुम्हारी सदाकत है। अगर तुम वाकई उसके लिए सीरियस हो तो सब ठीक हो जाएगा। जबल और बहराम का क्या, उन्हें कौन मनाएगा? शादान फैल कर बैठ गया। कहाँ की शर्म, कहाँ की झिझक, सब दूर चला गया। मैं यहाँ से जाते ही अम्मा को भेजूं, क्या ख्याल है? हंजला से बात करने दो, फिर कुछ बताऊंगा। जबल और बहराम की फिक्र मत करो, हंजला तो राजी है। वो तेजी से कह बैठा। बेख्तियार अजालत से गर्दन यहाँ से वहां घुमाई। मेरा मतलब है, हाँ पूछ लो, उसकी मर्जी भी जरूरी है। सबरीश हल्का सा मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। वो आस पास सीखने लगे थे, साथ किसी छोटी छोटी बात पे तबसरा भी करते थे। सबरीश इस मामले में जितनी बात करना चाहता था कर चुका था। यकदम शादान को कुछ याद आया और उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई। वो मुतजस्सिस सा आगे को हुआ। दनीन ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम दोनों की तलाक हो गई है क्या? और वो सबरीश से पूछ रहा था। उससे गहरी सांसें, कंधे टीले छोड़ दिए। चेहरे पे कुछ आया था, कोई दर्द सा। हमारी तलाक नहीं हुई, मेरा काम कुछ मसरूफियत का था और उसे लगता था वो मेरी तरजीह नहीं। बहुत झगड़े होने लगे थे। उस सामने दीवार को देखते हुए कह रहा था। तो तुम उसे जिताते कि वो तुम्हारी तरजीह है? उससे हल पेश किया। इतने सुकून से आखिरी बार वो कब किसके सामने बोले थे, उन्हें याद ना था। मैं झूठ नहीं बोल सकता था, वो मेरी तरजीह नहीं थी। भाई, तूने आधे लंदन के सामने टावर ब्रिज को गवाह बनाकर उसे प्रपोज किया था। उसके दादा की वजह से तूने 21 साल की उम्र में शादी भी कर ली, और अब शादी के इतने साल बाद तुझे पता चला कि वो तेरी तरजीह नहीं थी। शादान सख्त कबीदा खातिर हुआ। 5 साल बाद नहीं, मुझे पहले दिन से पता था वो मेरी तरजीह नहीं है, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट थी, है और रहेगी हमेशा। शादान लाजवाब सा होकर उससे तके गया। वो कम बोलता था, मगर जब जब बोलता था तो हैरतों के झटके देता, खुशगवारी के दर खोल देता था। हाँ, मैं जावरगढ़ के मामले में ऑब्सेस था, लेकिन मैं अपनी जॉब के बारे में भी इसी तरह ऑब्सेस हो जाया करता था। दनीन ये सब शुरू से जानती थी। उससे जिस जबरीज से शादी की थी वो ऐसा ही था, मगर शादी के बाद वो हमेशा मुझे बदल देना चाहती थी। उसे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आते थे। तुमने भी तो उससे बदला ना। उसके फूल, तुमने उसकी जिंदगी से उसके फूल निकाल दिए। वो जबरीज शाहनवाज की बीवी है, फूल बेचते हुए अच्छी लगती, और वैसे भी हमदान की परवरिश मुतासिर होती। हमदान उसकी एक और ऑब्सेशन। शादान ने तासुब से उसे देखा। वो जबरीज शाहनवाज की बीवी होने से पहले दनीन जाफिर थी, जो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। जिस तरह तुम्हें फूल नहीं पसंद थे, उसे तुम्हारी करप्शन नहीं पसंद थी। और मेरा ख्याल है कि हमदान पे तुम्हारी करप्शन, तुम्हारे फ्रॉड असर हो सकते हैं, लेकिन वो मासूम फूल नहीं। तुमने उसके साथ गलत किया। वो वर्किंग वूमेन थी, काम छुड़वा दोगे तो घर पे बैठ के फसाद ही डालेगी ना। जबरीश गहरी सांस भर के रह गया। कहता तो वो ठीक था,
तुमने उसे मनाने की कोशिश की थी यार, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो जैसे उस जिक्र से उकता आ गया था। तुम उसके पास सफेद ट्यूलिप्स लेकर गए थे? सबरीश इस सवाल पे उसे देख कर रह गया। तुम पागल हो, हम 18 साल के नहीं हैं। सफेद ट्यूलिप्स लेकर जाऊंगा तो वो क्या मान जाएगी? उसके चेहरे का हर साविया उसकी नागवारी का तासुर देता था। बच्चों वाली बातें करते हो शादान। शादान बिल्कुल संजीदा था। वो फूलों को देखकर राजी नहीं होगी। वो फूलों को देखकर तुम्हारी जिंदगी में अपनी कदरों कीमत का अंदाजा लगाएगी। जब बचपन में माँ बाप हमें मारते थे या हम पर चीखते चिल्लाते थे, तब हमें मनाते हुए वो हमें हमारी पसंदीदा शय बना देते थे या फिर ला देते थे। इससे हम खुश होते थे और हमें मालूम होता था कि हमारे पेरेंट्स को हमसे मोहब्बत है। मूव ऑन करने में आसानी होती थी क्योंकि सामने वाला हमसे मोहब्बत करता था। कोई इंसान चीज़ों का लालची नहीं होता। हाँ, उन चीज़ों से जुड़े जज्बात का लालच सबको होता है। इज़न्ट इट क्रिंज? सबरीश को कोफ्त हुई। मोहब्बत में मुब्तला हर इंसान क्रिंज ही होता है। मोहब्बत बाज आते खुद क्रिंज है। उससे एक हाथ से सुल्तान उस ज़ुखरूफ की तरफ इशारा किया। इसे देखो, इस सर्दी में कौन सी हिल्स पहन कर आई थी? वो जो सुल्तान को पसंद थी। और सुल्तान वो 10 साल पुराने मैले जूते पहन कर आया है ताकि वो ये तासुर दे सके कि ज़ुखरूफ को भूला नहीं। ये क्रिंज नहीं है। मुझे देखो, 5 दिन से यहाँ कुत्ते की तरह जलील हो रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने का ख्याल मेरे दिल को मार देता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ वो लड़की मिली है जिसके लिए मैंने 3 साल रियासत की है। उसे साथ रखने के लिए इस बरसख में भी रह सकता हूँ। क्या ये क्रिंज नहीं है? सबरीश टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा। कौन सी तावीलें कहाँ आकर मिट्टी मिट्टी हुई। मोहब्बत प्रैक्टिकल लोगों के बस का काम नहीं है, और अगर है तो मोहब्बत अच्छे हाथ से प्रैक्टिकल इंसान को क्रिंज बनाने की सलाहियत रखती है। मोहब्बत शुरू ही वहां से होती है जब आप इस दुनिया से अनरियल हो जाते हैं। अगली बार उसे बनाने जाओ तो दुनियावी मैार से हटकर मोहब्बत के मैार पे पूरे उतरना। सबरीश ने सर हिला दिया। वो इतने अरसे बाद पहली बार वाकई सोच में पड़ा था। क्या वाकई कसूर उसका था? उससे कोई बात ना बन पड़ी तो चुप रहा। वो बेवकूफ़ था या शादान? इस वक्त उससे ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ। शादान अब उससे एक मुख्तलिफ मौजू पे बात कर रहा था। सबरीश बेध्यानी में जवाब देता जा रहा था। देहान जैसे भटक गया हो, देहान जैसे ट्यूलिप्स में अटक कर रह गया हो। 11 जनवरी रात 8:30 बजे जावरखड़ और उसके मसाफात में गोया सोग का ऐलान कर दिया गया हो। चींगरों की आवाज़ों तक ने दम साध लिया हो। बल्ब के सारे रक्स करते हुए पुरवानों की रफ्तार सुस्त हो गई थी। भेड़िए चुपका लपाता ओढ़े घरों को पलट गए। बर्फबारी रुक गई थी। दुकानें आज जल्दी बंद हुई। घर की बत्तियां जाने क्यों गुल हो गई। हर कोई जैसे इस हकीकत से मुंह मोड़ लेना चाहता हो कि जावरखड़ को मात हुई थी, तारीखी मात, जिसमें इनहराफ उसके अपने थे। अस्पताल के सफ़ेद फर्श पे खून के सुर्ख धब्बे वाज़िया थे। इतने वाज़िया कि उन्हें देखकर किसी का कलीजा कट सकता था। उन्हें निशानात का ताक़ुब करते नज़र उठाकर देखो तो एक कमरे में 3 बिस्तर लगे थे, जिनमें से एक बेसा नीम दराज था और दूसरे पे बेहराम बैठा था। उसकी दाईं जानिब खड़ा डॉक्टर बेहराम की पट्टी कर रहा था। साथ 2 नर्स खड़े थे। सफ़ेद दीवारों वाला ये वार्ड खामोशी की दबेज तहों में डूबा था। जबलहान एक तरफ रखी कुर्सी पे बैठा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। कोई तासुर नहीं, कोई जज्बा नहीं। वो खामोशी से अपने दोनों भाइयों को गोलियों से घायल देख रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पट्टी करके चला गया था। जबल अपनी जगह से उठकर बेहराम के पास आया। उसके बाजू को धीरे से छुआ। तुम ठीक हो बेहराम? तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है जबलहान। जाओ, जाकर एजेंट की गुलामी करो। वो फनकारा। डॉक्टर ने कहा है कि इस बाजू से ज्यादा काम मत लो, और मैं कह रहा हूं अपने दिमाग से ज्यादा काम मत लो। उससे बेहराम के बाल दुरुस्त किए। उसका चेहरा थपथपाया। बड़ों की बातें माननी चाहिए बेहराम। शफकत और नरमी में उसका कोई सानी नहीं था। बातें मानने और गुलामी करने में फर्क होता है। चबा चबा कर कहा गया। ठीक कहा तुमने, फर्क सीख गया हूं मैं। बेहराम तैश के आलम में अपनी जगह से उठा था, मगर जबल उसके सामने दीवार बन गया। उससे आगे से गुजर जाना चाहा, मगर जबल ने बाजू आगे फिर खुद ही उसे हाथ से खींच कर गले लगाया। बेहराम झपट आया, मगर जबल उसे सीने से लगाए खड़ा रहा। वो बचपन से उसे उसी तरह मनाने का आदी था। मुझे माफ कर दो यार। बेहराम की हर मजम्मत थम गई। मैं गलत था। होंठ काटते हुए उससे बाजू जबल के गिर्द फैलाया। मुझे माफ करना बेहराम, मुझे माफ करना। मैं हरगिज हरगिज एजेंट और उसके दोस्तों को यहां से जाने नहीं दूंगा जबल। उसके लहजों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मैं जबरीज को माफ नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को यहां से जाने नहीं दूंगा, मर कर भी नहीं। जो तुम चाहोगे वही होगा, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। मेरे भाई तुम हो,
जबरीज नहीं। वो धीरे धीरे उसे थपक रहा था। बेराम वाकई पुरसुकून होने लगा था। जबल साहिर था, एक बार फिर अपना सहर फूंक रहा था। तुमने मुझे छोड़कर एजेंट का साथ दिया। वो जैसे शिकवा कर रहा हो। तुम्हें छोड़कर उसका साथ दिया, गलत किया। मैंने कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं की थी। तुमने मेरे लोगों को, मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया। गलत किया, बहुत गलत किया। जबलान एतराफ करता चला गया। उसी पल दरवाज़ा खोलकर एक मेल नर्स अंदर दाखिल हुआ। बेराम की उसकी तरफ पुश थी और उसके हाथों में एक इंजेक्शन था। जबल ने एक हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। ईसा तेजी से अपने बिस्तर से उठ बैठा। वो जैसे जबल को इस काम से बाज रखना चाहता हो, मगर उस सुरमाई आंखों का ठंडा तासुर ईसा को मुंजमद कर देने को काफ़ी था। वो अपनी जगह बैठे बैठे बर्फ हुआ। तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। तुमने तुमने बेराम के अल्फाज उसके लबों में रह गए। कोई नोकीली शय उससे कंधे में पेविस हुई थी। ये दर्द नहीं था, ये बेतबारी थी जो आजकल सावर खड़की आग तक में शामिल हो चुकी थी। उसकी जुबान को लगने वाला लकवा भाई की तरफ से होने वाले वार की वजह से था। जबल ने धीरे से उसे खुद से अलग किया। मैंने एजेंट का हुक्म मानकर वाकई गलत किया। मैं भूल गया था, तख्त मेरा है और इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती। उससे बेराम को वापस बिस्तर पर बिठाया। उससे कंधों पर हल्का सा दबाव डाला। वो बिस्तर पे गिर गया था। उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। उसे जबल की आवाज़ वाज़ेह सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक बेयकीनी थी जो कोड़े की माने जिस्म पर बरस रही थी। वो नीम आंखों से उसे देख रहा था। तुम आराम करो, एजेंट कैद में रहे। उस जावरखड़ को जबल संभाल लेगा। मेरी सलाहियतों पे यकीन रखना। वो बेराम को तसल्ली देने लगा था। ईसा टुकर टुकर अपने बड़े भाई का एक अलग रूप देख रहा था। ये कोई बेहद मुख्तलिफ इंसान था। आंखों की गुनूदी में जाने से कबल बेराम ने जो महसूस किया वो धोखा था। कोई उसके बाजू जकड़कर बिस्तर से लगा रहा था और वो बेबस था। कोई उसके पैरों को बिस्तर के साथ बांध रहा था। वो बेहिस्सो हरकत था, शल सा। भाई का ख्याल रखना ईसा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बिस्तर पे बेहिस्सो हरकत बैठे हुए वजूद को हिदायत दी और वहां से चला गया। उसे यकीन था उसकी हिदायत पे अमल होगा। उसे यकीन था अब वह हर मैदान में फतह याब होगा। बिलाखिर वो जज्बात बहुत पीछे छोड़ आया था। वो जज्बात जिन्होंने उसे हमेशा तकलीफ दी थी, जिन्होंने हमेशा जबलहान के दिल को अजियत में मुब्तला रखा। अब वो आज़ाद था, जख्मी दिल के साथ आज़ाद। 11 जनवरी, वक्त रात 9 बजे। उस सहखाने में बैठे हुए उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि पिछला कैदखाना ज़रा साफ सुथरा था, जबकि यहाँ हर आधे घंटे बाद एक लाल बेग मकोड़े या फिर उन्हीं की बरादरी के किसी फर्द को मौत के घाट उतारना पड़ रहा था। अफसोस उन्हें मारने का नहीं था। बस्से की इंतहा तो ये थी कि लाल बेगों के सफ़ीर को भी जूती से रौंद दिया गया। मकोड़ों की लाशों को रिसीव करने आने वाले नौजवानों को भी फांसी दी गई और इस कारनामे में पेश दर पेश 2 लोग थे, हसन मिराज सुल्तान, सैयद शादान मुनव्वर शाह। मुल्क के 2 जरे नौजवान जिन्होंने सरहदों का ठेका अपने नातवां कंधों पे उठा रखा था और उनके हथियार जूते थे। हसन सुल्तान आंखें छोटी किए अपने हदफ को ढूंढ रहा था। सबरीश अपने भाई के धोखे के बाद दिमाग में ये दोस्त दोस्त सा राह गा रहा था। शादान हंसला को देखते हुए फुर्सत से बाकी सबको नज़रअंदाज किए हुए था। सुल्तान तो जैसे रात मुंह में हैंगर डालकर सोया था। ज़ुखरूफ के साथ बैठे हुए उसकी बातें ही नहीं बंद होती थी। हसन सुल्तान गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठा। लाल बेग शातिर निकला और बड़ी तेजी से भाग गया था। बहुत बोझ था उससे कंधों पे। अब वो बोले ना तो बेचारा क्या करे। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? वो हंसला के पास यूं आकर बैठा जैसे शादान का सारा नजारा ब्लॉक कर दिया हो। उसकी चौड़ी पुश के आगे अब शादान वाकई कुछ नहीं देख सकता था। ठीक थी मैं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो यकीनन मेरा दिमाग खराब होने वाला है। वो अपनी पिस्टल की पुर से अलग कर रही थी। अरे, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो मेरा वाहिद टैलेंट है। उससे सीने पे हाथ रखकर शर्फ कबूल किया। अव्वल तो ये बताएं कि आपका भाई और मुस्तकबिल का गुलाम मेरी और आपकी सलाम दुआ से नाराज तो नहीं होंगे? मुस्तकबिल का गुलाम सैयद शादान था। हंसला मुस्कुराते हुए आगे कोई, आपके इस चेहरे पे लिखा है भाई, इसीलिए बेफिक्र हैं। कोई आपसे इनसिक्योर नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के भाई हैं आप। यानी अब मुझे सूडान से बीवी लानी होगी? उसे ताज्जुब सा हुआ। अब इतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हंसला ने मैगजीन में बुलेट्स पढ़नी शुरू की। आसपास तो हर जगह देख लिया है। मेरे नज़दीक से तो बिल्ली चुपकली भी गुजरते हुए सलाम हसन भाई कह जाती है। उससे गर्दन ढलकाई। आप बताएं, आपकी कोई कज़न वगैरह है? कोई बहन, किसी चाचू मामू की बेटी? बस नफ्स चलती हो, बाकी है। हंसला उसकी बात पे हंस पड़ी, फिर उसके चेहरे को देखा और जोर से हंस पड़ी।
उसका चेहरा हंसते हुए सुर्ख होने लगा था। कोई ऐसी जिसकी मंगनी टूट गई हो या जिसको तलाक हो गई हो, कोई तो होगी यार। हंसला हाथ उठाकर उससे चुप हो जाने को कह रही थी, मगर वो अब गर्दन सुखरूफ की तरफ फेर चुका था। तुम बताओ जी, तुम्हारी वो बहन कैसी है जिसका ब्रेकअप हो गया था? उसे इमोशनल या मोरल सपोर्ट की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, ऐसी किसी हाजत की शिकार नहीं मेरी बहन, तुम टेंशन ना लो। हसन को मायूसी हुई। सच्ची साड़ा ते मंडी दिल आंदा है, सती थी वंजा रोला ही मुक वैसी। तुसा कोई मशवरा दो की करा मैं, मर वंजा। सच बताऊं तो मेरा दिल कहता है सती हो जाओ, मसला ही खत्म हो जाएगा। आप ही कोई मशवरा दें, क्या करूं? मैं मर जाऊं? उसे सराइकी नहीं आती, साफ साफ उर्दू बोलो। शादान से मजीद बर्दाश्त न हो सका तो टांग अड़ाई। हसन पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। सरकार, आप अपनी चोंच ना अड़ाएं। अगर इनको नहीं भी आती तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब ना करें। वो एक बार फिर हंसला की तरफ मुड़ा। हाँ, तो हम कहाँ थे डॉक्टर साहिबा? आप मरने वाले थे हसन भाई, वो संजीदगी से बोली। शादान की नजरें उससे झुलसा रही थीं। वो तो 2 मिनट पहले की बात है, अब तो मैंने अपना फैसला बदल दिया है। खैर, आपने ये फील्ड क्यों ज्वाइन की? अच्छी खासी संजीदा और ज़हीन औरत हैं। अब अच्छा लगता है इस तरह पिस्तौल उठाकर मर्दों के सर फाड़ते हुए? तुम जैसे बेगैरतों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जवाब सबरीश की तरफ से आया था। हसन ने अफसोस से नफी मिसाल लाया। पता नहीं वो कौन सा दिन था जब मैंने तुम लोगों से दोस्ती कर ली। जानते हो हम किस खानदान से हैं? हमारे यहाँ कोई गाली दे तो उसकी जुबान कट कर गिर जाए। अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए जब तुम्हारी जुबान कट कर गिरे। शादान सुलग कर बोला। लो, मेरी क्यों गिरे? मैं तो अब्दुल बारी हूँ। हसन चमक कर बोला। बल्कि अब्दुल बारी भी कल आया था, बड़ा परेशान था, कह रहा था कि गलत संगत में पड़ गया हूँ। हसन भाई कुछ दिन अपनी सोहबत बख्श दे। और आप ठहरे मसरूफ आदमी, यकीनन मना कर दिया होगा। और नहीं तो क्या, मेरे पास इतना वक्त थोड़ी है। अब्दुल बारी सोचता होगा जान बची लाखों पाए। सुल्तान ने संजीदगी से तबसरा किया और अपना रुख एक बार फिर सुखरूफ की तरफ मोड़ लिया। बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए, हसन बुरा मनाए बगैर एक बार फिर हंसला की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। वो राज साराना अंदाज से खोया हुआ। मेरे सारे दोस्त बाहर से जितने सख्त लगते हैं ना, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार इनको लड़की मिलने दो और ये उसे घुटने से लग जाते हैं। अब इसे ही देख लो। उसे सुल्तान की तरफ इशारा किया। कल तक कितना भुदक रहा था और यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, और अब देखे कैसे ज़ुखरूफ के साथ गपे हाँक रहा है। कहने का मकसद ये है कि मेरे दोस्त पूरा पैकेज है, अमीर, डिसेंट और जनमरीद। आप पछताएंगी नहीं। हंसला उसकी बातों पे मुस्कुराना चाहती थी, मगर उसकी नजरें बस सुल्तान और सुखरूफ पे अटक कर रह गई थी। वो फर्श पे कोने के बल नीम दराज उससे कुछ कह रहा था। सुखरूफ मुस्कुराते हुए सुन रही थी। ये बेतकल्फी नहीं थी, ये मोहब्बत यकतरफा नहीं थी। उन्हें जुदा करने के लिए तहर को नामुमकिनियात से गुजरना पड़ता। ये साथ, ये मुस्कुराहट, वक्त इस ताल्लुक को कहना नहीं सकता था। बदगुमानियाँ इस ताल्लुक में बेमायनी थी। उससे जबलहान के लिए दुख हुआ, बेतहाशा, बेहद। वो गलत जगह, गलत इंसान के मोहब्बत का असीर हुआ था। काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। रात 9 बजे। तुम वाकई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? मुकम्मल संजीदगी से पूछ रही थी। सुल्तान चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से नफी में सर हिलाया। सियासत मेरे खून में है, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ मुझसे। अगर उससे पहली बार सियासत के मुताल्लिक किसी को सीधा जवाब दिया था तो वो सुखरूख थी। वो जिसे तफसील सुनाने वाला था वो भी सुखरूख थी। अब्बा ने हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती की, अपनी मर्जी का पढ़ाया, अपनी मर्जी से लंदन भेजा, फिर अमेरिका और फिर पाकिस्तान बुलवा लिया। मैं उस वक्त वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एक बार फिर समी भाई और सहराज भाई की ब्लैकमेलिंग में आ गया। मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने सोच लिया था सियासत मर कर भी नहीं करनी। वो मध्यम आवाज से कहता जा रहा था। लेकिन इलेक्शन हुए तो ना चाहते हुए भी मैंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब्बा को जैसे मौका मिल गया हो, समी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। इस बार वो चाहते थे कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं। चचा साहब पार्टी की तरफ से वजीर आजम के लिए मुंतखब होने वाले थे और मैं वजीर आला। सब अब्बा की मर्जी। वो तलहीस से बोला। वो तुम्हारे अब्बा हैं सुल्तान, उन्होंने तुम्हारा भला ही सोचा होगा। वो रसान से बोली। सुल्तान तनसिया मुस्कुराया। एक तो ये अम्मा अब्बा को बड़ी छूट मिली होती है। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ठीक है, आप बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके फैसले औलाद के लिए बुरे हो सकते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट। वो झल्ला गया। अब्बा से गुस्सा था मैं, हर्ट भी था,
मुझ पे क्यों हुक्म थोप रहे थे? उनको मुझसे पूछना चाहिए था, सुल्तान बेटा तुम करना क्या चाहते हो? मैं कहता अब्बा पेंटिंग। वो कहते ठीक है बेटा, लेकिन मेरी ख्वाहिश और ज़रूरत है कि तुम सियासत में आओ। तब मैं सोचता अब्बा की मोहब्बत में पिघल जाता। तब मेरा सियासत में आना अब्बा से मोहब्बत और बेटे का फ़र्ज होता। लेकिन जो सब कुछ वो कर रहे हैं वो धमकी, ब्लैकमेलिंग और नाजायज़ डिमांड्स हैं। और सुल्तान सफदर कटकर गिरेगा, लेकिन इन ब्लैकमेलिंग्स में नहीं आएगा। अब्बा शायद जानते नहीं हैं मुझे। लेकिन मुझे तो लगता है तुम ब्लैकमेल हो चुके हो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। एक लम्हे के अंदर अंदर सुल्तान की आंखें मुख्तलिफ हो गईं। मैं वाकई ब्लैकमेलिंग में आ चुका हूँ। उसे सर झुकाकर इतराफ़ किया। अब्बा ने कहा था अगर 14 जनवरी से पहले पहले मैंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई तो राहिब, सुल्तान के चचा का बेटा, इलेक्शन लड़ेगा। मैं जिंदगी में पहली बार डर गया हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है अपने तख्त के लिए, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो सका था। यहाँ मुझे हर रात सिर्फ इस खौफ से नींद नहीं आती कि अगर मैं 13 जनवरी को वापस नहीं गया तो क्या होगा। उसके चेहरे पर मताए हयात खो देने का खौफ था। तुम दोनों एक साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हो। उसके बाद तो पार्टी के मेंबरान का हक है जिसे चाहे अपना लीडर चुन ले। चचा और अब्बा के दरमियान मुआहदा था कि बाजू घर का एक ही मर्द बनेगा। मैं और राहिब एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, एक जगह नहीं रह सकते। यानी तुमने कागजात नामजदगी अब तक इससे नहीं जमा करवाई ताकि तुम राहिब को इंतजार की सूली पे टांग सको। सुल्तान मुस्कुराया, अजीब खोखली मुस्कुराहट, वो जिसमें शर्मी था। उसे तड़पा तड़पा कर मारने का मजा ही कुछ और है। सुखरूप उसे देख कर गई। कभी कभी उसे सुल्तान से खौफ आया करता था। तुम बहुत बदतमीज हो, वो हल्की से बोली। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई, उसकी आंखों में चमक आई। तुम तमीज सिखाना। तुम बहुत अजीब हो। तुम्हारे लिए कम अजीब हो जाऊंगा। तुम अब बहुत बोलने लगे हो। सिर्फ तुम्हारे सामने। अपना मुंह बंद रखो। ये सहूलत अब आपके लिए गैर वैलिड है। सुल्तान तुम सुधर जाओ अब, उससे छुई। तुम कोशिश तो करो, मैं ना सुधरूं तो कहना। जुफरुफ नवी में सिर हिलाते हुए खामोश हो गई। सुल्तान उसके सामने जमीन पर लेट गया। वो खामोश थी और सुल्तान उसे कुछ कहने का मुंतजिर। वो इस दुनिया की वाहिद इंसान थी जो सुल्तान सफ्दर को किताब की तरह पढ़ लेती थी। और यही वो वाहिद इंसान थी जिस पर सुल्तान अपनी ज़िंदगी के रोशन और तारीख पाप खोल कर रख देता था। अनायत छोड़ दो सुल्तान। काफ़ी देर बाद वो हल्की आवाज़ से बोली। ये काम मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बाकियों के लिए मजबूर मत करो। वो संजीदा हो गया था। वो तुम्हारे अब्बा हैं और राहिब तुम्हारा कज़न। बात ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ एक पार्टी में नहीं रह सकता। बात ये है कि तुम्हारे चचा और अब्बा जानते हैं कि इलेक्शन तुम जीतोगे और उसके बाद तुम राहिब के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे। वो लोग राहिब के लिए डरते हैं, खानदान टूटने से डरते हैं। वो लोग तुम्हारे शर से डरते हैं। तुम बहुत जान गई हो मेरे बारे में। तुमसे शादी की तो उल्लू का पट्टा कहलाऊंगा। उससे बाजुओं की कैंची बनाकर सर के नीचे रखी। वक्त है, अब भी सोच लो। वैसे भी तुमसे किससे कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। मेरी 3 दिन बाद शादी है। जानता हूँ, तारीख नहीं बदल सकती, दूल्हा तो बदल सकता है ना। मैंने तुम्हें ऐसा कोई तासुर नहीं दिया। वो फौरन मुकर गई। सुल्तान दिल खोल कर हंसा था। मेरी जगह कोई और होता तो हाँ, तुमने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। लेकिन मैं सुल्तान हूँ, हम दोनों के दरमियान बहुत कुछ आ सकता है, राज से ही। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा भी है तो जाओ, मैं मुकर गई। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराता रहा। सुफरू को एकदम कुछ याद आ गया था। एक बात बताओ, तुम्हें इतने सालों में कोई लड़की नहीं मिली? तुमने किसी को डेट नहीं किया? वो मुझसे सी आगे को हुई। किया था, कई लड़कियां आई और गईं। गो के मैंने कोई इखलाकी हद क्रॉस नहीं की, लेकिन कई मुलाकातें भी तो मुझे इस बात पे कायल नहीं कर सकी कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई आ सकता है। ओह प्लीज, अब ये मत कहना कि तुमने मेरी मोहब्बत में हर लड़की को रिजेक्ट किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की तुम्हें हंसते हुए खूबसूरत न लगी हो, रोते हुए जिस पे तरस ना आया हो? कई लड़कियां हंसते हुए खूबसूरत लगी थी, लेकिन मुझे हर दफा तुम्हारा हलक फाड़कर हंसना याद आता था। रोते हुए कई लड़कियों पे तरस आया है, लेकिन किसी को रोते देख तकलीफ नहीं हुई। और सबसे अहम बात, वो करवट के बल लेट गया, निगाहें सुखूफ पे मरकूज कर ली। मैंने किसी रोती हुई लड़की को अपनी नाक पहुंचने के लिए अपना रुमाल नहीं दिया। आह, कितने गंदे हो तुम। वो पूरा मुंह बनाकर बेख्तियार पीछे को हुई। अब इसमें गंदा होने वाली कौन सी बात थी? मुझे बाकी लड़कियों से कराहियत आती थी, जिससे मोहब्बत हो उनसे कराहियत नहीं आती। जुफरू की आंखें सदमे से फैल गईं। तुम्हें हमारी मोहब्बत नापने के लिए एक क्राइटेरिया मिला था। बिल्कुल, मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। वो हद से ज्यादा संजीदा था। अब तो मुझे वाकई लगने लगा है मैं 3 दिन बाद दूल्हा नहीं बदलने वाली। वो कतियत से बोली। सुल्तान मुस्कुराया। वैसे
हमारे बारे में जानकर अगर कोई हमसे ज्यादा खुश होगा तो सिराज होगा। काफी देर बाद सुल्तान यासियत से कह रहा था। उसकी आंखें छत पे टिकी थीं। फिर वो दोबारा कोने के बल दराज हुआ। एक जगह सुकून नहीं आता था उसे। सिराज भाई कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे। वो घुटने सीने से लगाए थोड़ी घुटने पे टिकाए उसे देख रही थी, जो उसके सामने कोने के बल नीम दराज सा। सुल्तान उसकी बातें सुन रहा था। क्या कहा उन्होंने? सुखरूख ने बेख्तियार याद करने की कोशिश की। वक्त के पन्ने पलक झपकते हुए पलट गए। मुसन्निफ ने किताब के पिछले अबवाब में कुछ नया पढ़ने का सोचा। वो कहानी की टोर दूर कहीं मासी में चाट की, जहाँ शायद कुछ खुशगवार लम्हात हमारे मुंतजिर थे। शायद मौजूदा दिन से चंद रोज कबल, वक्त दोपहर 3 बजे, शहर इस्लामाबाद। अदालत की राहदारियों में रोजमर्रा की हलचल और शोर था। स्याह सफ़ेद लिबास पहने यहाँ से वहाँ आते जाते वकला के चेहरों पे बेजारी भी थी, तमानियत भी और उकताहट भी। हर किसी की तासुरात उनकी मौजूदा केस की हालिया नताइज से मिलते जुलते थे। अहाते में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। आसपास लोग फ़ोन कान से लगाए हुए थे, तो कोई अपने साथ खड़े किसी वकील से बहस व मुबाहिसे में मसरूफ़ था। अपने चैम्बर में बैठी सुफरू फुकार मुख्तलिफ फाइल्स के वर्क करदाने में मसरूफ़ थी। वो अभी थोड़ी देर पहले ही एक केस की समात का हिस्सा बनकर आई थी और अब एक नए केस की फाइल स्टडी कर रही थी। दफातन दरवाजे पे आहट हुई। उसे सर उठाया और यही वो लम्हा था जब उसकी आंखों से सारी बेसारी अनका हुई। वो दरवाजे की चौखट पे सदा था। लब मुस्कुराहट में डले थे। दोनों हाथों में कॉफ़ी के कप थे, जो यकीनन किसी महंगी शॉप से लिए गए थे। स्याह सूट में बालों को अच्छे से सेट किए वो चंद लम्हों के लिए हर तरफ छा गया। भाई आप आज यहाँ का रास्ता कैसे भूले हैं आप? वो अपनी कुर्सी से उठी और बेहद इश्तियाक की आलम में आगे बढ़ाई। सिराज के करीब आकर वो रुकी तो सिराज ने धीरे से उसे कंधे से लगाया। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है आपको मैं याद हूँ, वरना सब दर्द तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं। वो उससे अलग होती हुई बोली। सुल्तान और सुखरूफ की फैमिलीज के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, मगर वो बिगड़े तब जब सुखरूफ ने उसी खानदान के खिलाफ एक केस लड़ना शुरू किया। हम कुछ नहीं भूले, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि हमारे ताल्लुकात कई बरस पुराने हैं। यार, कुछ जंगल में रहते हुए भी राह रस्म निभा लेता है। तुम तो दुनिया में ही असूल बदल गई हो। वो सुखरूफ के साथ चलता हुआ आया और अपने लिए कुर्सी खींच कर बैठा। टांग पे टांग चढ़ा ली, दोनों कप मेज पे रखे। शायद उसे ये गुमान था कि ये ऑफिस उसके अब्बा जी की मिल्कियत है। कॉफी लाया हूँ। कोर्ट की चाय बहुत बदमजा होती है। उससे एक कप सुखरूफ के आगे रखा। वो गहरी सांस से थी, अपनी तरफ से कुर्सी खींच कर बैठ गई। कॉफी का कप अपनी तरफ किया। यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस में पेशी थी, बस उसी सिलसिले में। वो कमाल महारत से झूठ बोल रहा था। कम से कम आज की तारीख में उसकी कोई पेशी नहीं थी, इतना सुखरूफ जानती थी। पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो पेशी पे आने के लिए इतना तैयार होकर आया हो। क्योंकि वो आदमी जानता है कोर्ट सिर्फ एक खेल तमाशा है। आते हुए टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पियो, जाते वक्त किसी 5 स्टार होटल में खाना खाओ। कोर्ट का क्या है, जज बिके हुए और वकला बिकने को तैयार। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कुछ चिता रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू कमरे में चारों तरफ फैल गई थी। लगता है आपका पाला किसी दुरुस्त वकील से नहीं पड़ा भाई, वरना आते हुए आपको जेल की चक्की याद आती और जाते हुए पुलिस रिमांड। उससे कॉफ़ी का कप होंठों से लगाया। वैसे ध्यान रखिएगा, ये बिके हुए वकला और जज साहिबान कल आपके मुखालफिन के हाथों भी बिक सकते हैं। मैं बेकाऊ माल नहीं खरीदता। मैं उन चीज़ों पे हाथ रखता हूँ जो रेयर और लिमिटेड हों। शायद ऐसा ही हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे ना नोट फॉर सेल का लेबल लगा होता है, उनसे फासला करना चाहिए। वो लहजे में इत्मीनान लिए हुए थी। सिराज सफदर महसूस अंदाज से मुस्कुराया, फिर आगे को हुआ। आंखों में दूर कहीं सर्द और सफाक तासुर था। केस से हट जाओ ज़ुखरूफ। वो हद दर्जा संजीदगी से बोला। मेरे खानदान पे आती धूल को मैं साफ करना और गायब करना दोनों जानता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम शादी करो, घर बसाओ। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। अपने तई उससे लंबी बात कर दी थी। जुफरुख आगे को हुई, हाथों को बाहम जोड़कर सिराज की आंखों में देखा। वहाँ अटल फैसला था। करप्ट, झूठी और फ्रॉड हूँ, लेकिन दोगली और बुज़दिल नहीं। सिराज ने गहरी सांस ली और अफसोस से नफे में सह हिलाया। नई नस्ल की जज्बातियत मुझे हाइफ करती है। मुझे कह लेने दें, आप यहाँ ये महंगी कॉफ़ी खरीद कर और इतना तैयार होकर किसी पेशी के लिए नहीं, बल्कि मुझे धमकाने आए थे। जाने क्यों, मगर जुफरुख के दिल को धक्का सा लगा था। सिराज ने बेयकीनी से उसे देखा और सीने पे उंगली रखी। तुम मुझे ऐसा समझती हो? मुझे अगर तुम्हें धमकाना होता तो बहुत लोग थे मेरे पास। वो उसी के अंदाज से मेज पे आगे को हुआ। मैं तो यकीन दहानी करवाने आया हूँ।
कि बाज आ जाओ। जब शहर के बाकी वकील हमारे खिलाफ नहीं जा रहे तो तुम भी मत जाओ। और ये इनायत आप इससे कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी फेवरेट हूँ? ये इनायत इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई की फेवरेट हो, 10 साल से, या शायद उससे भी लंबे अरसे से। ज़ुखरुफ के चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। वो तारीख पड़ा था। दिल बेहद तेज रफ्तार के साथ धड़कने लगा था। वो बगैर कुछ कहे उससे देखे गई। एक साथ यादों का रेला बह आया था जिसने उसके दिल को पकड़कर दबा दिया था। जुल्तान की तरफ से तुम्हें कुछ रियायतें हासिल हैं और उसे मेरी तरफ से। अजीब लव ट्रायंगल हो गया। वो नाकावारी से बोला। मैं अपने से वाबस्ता औरतों को धमकियां और वार्निंग्स नहीं देता। भाई के मामले में असूल मुख्तलिफ हुए। खैर, वो उठा, ग्लासेस आंखों पे सेट किए और कॉफ़ी के भरे हुए कप को देखा। यार तुमने तो कॉफी भी नहीं पी। मुझे यकीन नहीं आता आप सुल्तान के भाई हैं। सिराज का कॉफ़ी के मग की तरफ बढ़ता हाथ एक लम्हे के लिए साकित हुआ था। उससे निगाहें उठाकर सुखरू को देखा। उसके लहजे का वो दुख सिराज के दिल को लगा था। मैं तुमसे समझदारी की तवक्का रखूंगा ज़ुखरूफ। ये बायक वक्त तंबी और इल्तिजा दोनों थे। सुखरू खामोश रही। ज़ुखरूफ ने अपना कप उठाया और एक भी निगाहे गलत उस पे डाले बगैर बाहर निकल गया। ये वो बच्ची थी जिसे वो कई सालों से अपने आसपास देखता रहा था और आज वो उसी को धमका रहा था। लानत हो। चैम्बर से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो यहाँ आया था। मुझे यकीन था वो तुम्हारे पास जरूर आया होगा। फर्श पे लेटे हुए उसे सरसरी सा तबसरा किया। अगर सुफरू को उसकी तरफ से किसी संजीदा तबसरे या फिर किसी टोटोक फैसले की ख्वाहिश थी तो वो पूरी होती नजर न आई। उसका अंदाज मुबहिम रहा। खैर, मैं कह रहा था कि उसकी बात दरमियान में ही रह गई। सीनों के ऊपर दरवाज़ा खुला था और जबल खान ने कदम अंदर रखा। सफरीश यकदम सीधा हुआ। उसके बस में होता तो वो उठ खड़ा होता। शादान, हसन और सुल्तान उसे देख रहे थे। वो सिर्फ ज़ुखरूफ को देख रहा था। निगाहें खाली थीं। दुल्हन साहिबा, आपके घर वाले आपको याद कर रहे हैं। सलाम दुआ करवाई जाए। सबरीश जानता था अब सावरखड़ मदारी का वो खेल नहीं रहा जिसमें सीधी रस्सी पे चलना था। अब करतब बदल चुके थे, या शायद खेल के असूल, या शायद खिलाड़ी। गजब ये था कि वो हर खेल के लिए बेकार था।